हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना पढ़ाई और काम कर रहे होंगे। तो भाई, आज के वीडियो में दोस्तों आप पढ़ने वाले हो 1857 ईस्वी के बाद के जो किसान विद्रोह हुए हैं, या जो 1857 के बाद के जो किसानों के आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आप जानेंगे इस वीडियो में दूसरा जो टॉपिक है अपना, भारतीय श्रमिक वर्ग के आंदोलन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट जो ये टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं, आते हैं एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसा कि दोस्तों जो है, हमने आपको पहले 1857 के जो पहले विद्रोह हुए थे, आंदोलन हुए थे, है ना, किसानों के, आदिवासियों की, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद और जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसे भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। 1857 का जो विद्रोह हुआ है, जो क्रांति हुई है, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आ जाइए भाई। 1857 ईस्वी के पहले भी किसानों और आदिवासियों ने अनेक बार सरकारी भूमि संबंधी नीतियों, जमींदारों के अत्याचारों और आर्थिक शोषण के विरुद्ध विद्रोह किए थे, है ना। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो वो आप जानते होंगे कि भाई कौन कौन से विद्रोह हुए। और 1857 का क्रांति तो आप जानते ही हैं कि इसके बारे में भी आपने वीडियो देखा होगा, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने से देश के कृषि क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई और भारतीय किसान गरीबी की बेड़ियों से जकड़ लिए गए। ठीक है, तो अब भाई आ जाओ आप उपनिवेश के, जो उपनिवेशवाद था, के अधीन भारतीय कृषि की निर्धनता के प्रमुख कारण क्या थे, है ना। तो कारण आप देख लो। उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियां थी कारण में। भारतीय हस्तशिल्प के विनाश से भूमि पर अत्यधिक दबाव आ गया। आपने देखा कि कैसे हस्तशिल्प खत्म हुआ, और भाई जब हस्तशिल्प खत्म हुआ तो भूमि पे दबाव आएगा ही, वो भी किसान हो गए, खेती करने लगे। नई भू राजस्व व्यवस्था कारण थे। उपनिवेशवादी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था ये थी, है ना। आगे बढ़िए आप। भारतीय किसान लगान की ऊंची दरों, अवैध करों, भेदभावपूर्ण बेदखली और जमींदारी क्षेत्रों में बेगार जैसी बुराइयों से त्रस्त थे, है ना। तो इन सब कारणों से किसान परेशान थे। आगे देखें। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार ने स्वयं कृषकों पर भारी कर आरोपित कर दिए थे। ठीक है, रैयतवाड़ी यानी जो किसान से डायरेक्ट सरकार कर लेती थी। इन कई सारी कठिनाइयों के बोझ से दबे किसान अपनी जीविका के एकमात्र साधन को बचाने के लिए महाजनों से कर्ज लेने के लिए विवश हो जाते थे। ठीक है, ये महाजन किसानों को बहुत अधिक ऊंची दरों पर कर्ज के जाल में फंसा लेते थे। अनेक अवसरों पर तो कृषकों को अपनी भूमि और पशु भी गिरवी रखने पड़ते थे। आगे आप लोग देखें। कभी कभी ये सूदखोर या महाजन किसानों की गिरवी रखी गई संपत्ति को भी जब्त कर लेते थे। इन सभी कारणों से किसान धीरे धीरे गरीब, लगानदाता और मजदूर बनकर रह गए। बहुत से किसान ने खेती का काम छोड़ दिया। खेती करने लायक जमीन अब खाली पड़ी रहने लगी और कृषि उत्पादन कम होने लगा। किसानों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया। अंग्रेजों की सरकार ने इन्हें सैनिक शक्ति का सहयोग लेकर दबा दिया।
किसानों और आदिवासियों की दयनीय स्थिति को सुधारने का कोई संतोषजनक प्रयास नहीं किया गया, है ना। अब किसानों और आदिवासियों ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। तो अभी तक आपने दोस्तों देखा कि कैसे, क्या कारण थे कि किसानों ने आंदोलन का रास्ता चुना, कैसे उन्हें दिक्कतें आई, कैसे उनके ज़मीन चले गए, है ना, कैसे उन्होंने ज़मीन छोड़ी, ये सब आपने जाना। और क्यों आंदोलन या विद्रोह करने के लिए मजबूर हुए, ये कारण आप ऊपर समझ गए, जान गए, है ना। अब आइए, जो विद्रोह हुए हैं अब उनको आप पढ़िए। ये सब आप देखिए, नील विद्रोह है, पावना विद्रोह है, दक्कन विद्रोह है, एक आंदोलन, मोपला विद्रोह, फड़की विद्रोह, ताना भगत, ये सब जो विद्रोह हुए हैं और जो श्रमिक आंदोलन है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहले नील विद्रोह को आप देखिए। ठीक, ये हुआ कब है? 1859 से 1860 के बीच में ये विद्रोह हुआ है। तो ये आप देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में किसान का पहला जुझारू और संगठित विद्रोह है नील विद्रोह। तो ये क्या है? अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू और संगठित विद्रोह है नील विद्रोह था। ठीक है, 1859-60 ईस्वी में के बीच में बंगाल में हुई इस विद्रोह ने प्रतिरोध की एक मिसाल ही स्थापित कर दी। यूरोपीय बाजारों की मांग की पूर्ति के लिए नील उत्पादकों ने किसानों को नील की अलाभकर खेती के लिए बाध्य किया। जिस उपजाऊ जमीन पर चावल की अच्छी खेती हो सकती थी, उस पर किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर झूठे करार द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है, करार के वक्त मामूली सी रकम अग्रिम रूप में दी जाती थी। धोखा देकर उसकी कीमत बाजार भाव से कम आकी जाती थी, और यदि किसान अग्रिम वापस कर के शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास भी करता तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, तो अब आप देखिए कि किस तरह इनको फंसाया जा रहा है और कैसे जो है, जो ये चावल की खेती करते थे वहाँ से इनको हटा कर के नील की खेती जो है जबरदस्ती कराई जा रही है। आगे भी आप देखिए, कालांतर में आगे चलकर सत्ता के संरक्षण में पल रहे नील उत्पादकों ने तो करार लिखवाना भी छोड़ दिया। आप देखिए, जो करार लिखवाते थे वो भी छोड़ दिए। अब क्या कर रहे हैं? लठायतों को पालकर उनके माध्यम से जो है जबरदस्ती नील की खेती शुरू करा दी। अब लठायत रख लिए, है ना। वे किसानों का अपहरण करने लगे और जबरदस्ती जो है बेदखली करना चालू किए, लाठियों से पीटने लगे, उनकी महिलाओं और बच्चों को पीटना, उनके पशुओं को जब्त कर लेना तथा उनके घरों एवं फसलों को जलाने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाने लगे, है ना। ये जो नील के उत्पादक थे, जो ठेका लिया हुआ था कि भाई अगर ये लोग अपना, इनके पास पशु रहेगा तो ये अपनी खेती करते रहेंगे, है ना, और जब अपना उपजाएंगे तो नील कहाँ उगाएंगे, ये सब कारण है ना। तो ये अब इस तरह के हथकंडे अपनाना चालू किए हैं, जिससे इनके पास अब कुछ न रहे तो ये फिर क्या करेंगे, ये हमारा नील उगाएंगे अपने खेतों पर और हमारा जो नील बन रहा है उस पर काम करेंगे। आगे देखिए, नील आंदोलन की शुरुआत 1859 ईस्वी के मध्य में बड़े नाटकीय ढंग से हुई। एक सरकारी आदेश को समझने में भूलकर कलारवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को एक सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिससे किसान अपनी इच्छा अनुसार भूमि पर उत्पादन कर सके। बस शीघ्र ही किसानों ने नील उत्पादन के खिलाफ अर्जियां देनी शुरू कर दी, पर अब क्रियान्वयन भाई नहीं हो रहा था। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में
नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने विद्रोह कर दिया। जब सरकार ने बलपूर्वक युक्तियां अपनाने का प्रयास किया तो किसान भी हिंसा पर उतर आए। इस घटना से प्रेरित होकर आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने भी उत्पादकों से अग्रिम लेने, करार करने तथा नील की खेती करने से इनकार कर दिया। बाद में किसानों ने जमींदारों के अधिकारों को चुनौती देते हुए लगान अदा करना भी बंद कर दिया। यह स्थिति पैदा होने के बाद नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर दिए तथा मुकदमे लड़ने के लिए रुपए एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। बदले में किसानों ने भी नील उत्पादकों की सेवा में लगे लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इससे किसान शक्तिशाली होते गए, नील उत्पादक अकेले पड़ते गए। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों के समर्थन में समाचार पत्रों में लेख लिखे, जनसभाओं का आयोजन किया, उनकी मांगों के संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपे। हरीशचंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया। दीनबंधु मित्र से नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया। स्थिति को देखते हुए सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं का सुझाव देने के लिए नील आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें किसानों को यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें नील उत्पादन के लिए विवश नहीं किया जाएगा तथा संबंधित विवादों को वैधानिक तरीकों से हल किया जाएगा। यानी कानूनी जो प्रक्रिया है उसके द्वारा इस जो चीज़ें हैं उसको सही की जाएंगी, है ना। लठैतों से नहीं होगा, ये कानूनी प्रक्रिया द्वारा होगा। कोई चारा न देखकर नील उत्पादकों ने बंगाल से अपने कारखाने बंद करने प्रारंभ कर दिए तथा 1860 तक यह विवाद समाप्त हो गया। ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, पाबना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुआ था। आइए इसे आप जो है देखिए। यह विद्रोह बंगाल के पाबना जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाबना जिले में हुआ था। इस विद्रोह का कारण यह था कि जमींदारों ने लगान की दर काफ़ी बढ़ा दी थी। 1873 ईस्वी को इसके विद्रोह में बंगाल में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना हुई थी। संघ के व्यक्तियों ने अहिंसक लड़ाइयाँ, कई बुद्धिजीवी वर्गों ने भी इस विद्रोह में शामिल हुए। इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र प्रमुख थे। पाबना आंदोलन के नेताओं में ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल एवं खोदी मल्लाह प्रमुख नेता इसमें शामिल थे। जमींदारों के समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट ने इसे हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मुसलमान किसानों का आंदोलन माना, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं थी। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान समान रूप से शामिल थे। ठीक है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1885 ईस्वी का बंगाल काश्तकारी कानून, बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, जिसमें किसानों को कुछ राहत पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पाबना के अतिरिक्त यह आंदोलन ढाका, मैमनसिंह, त्रिपुरा, बाकरगंज, फरीदपुर, बोगुरा, राजशाही में फैल गया। आंदोलनकारियों का नारा हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं, ये नारा था।
इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस तथा द्वारकानाथ गांगुली ने किसानों की रक्षा के लिए अभियान चलाई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पाबना विद्रोह का समर्थन किया। ठीक, ये हो गया आपका पाबना विद्रोह के बारे में। अब अगला आइए देखिए दक्कन विद्रोह। अब आप दक्कन विद्रोह को समझें। पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कृषक विद्रोहों का मुख्य कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। तो क्या कारण था? जो भारी कर लगाया गया था किसानों पर, वो दक्कन के आप देख रहे हैं कि विरोध का, किसानों के विद्रोह का मूल कारण है। इन क्षेत्रों में भी किसान करों के भारी बोझ से दबे हुए थे तथा साहूकारों के कुचक्र में फंसने से को विवश थे। ये महाजन अधिकांशतया बाहरी लोग थे, जिनमें मारवाड़ी या गुजराती प्रमुख थे। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध के समाप्त हो जाने पर कपास की कीमतों में भारी गिरावट आ गई, जिससे महाराष्ट्र के किसान बुरी तरह प्रभावित हुए। 1867 में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% वृद्धि का निर्णय तथा लगातार फसलों की बर्बादी से किसानों की समस्याएं चरम स्थिति में पहुंच गई। महाजनों, सूदखोरों और किसानों के मध्य धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप 1874 में किसानों ने बाहरी महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के तहत किसानों ने महाजनों की दुकानों से खरीदारी करने तथा उनके खेतों में मजदूरी करने से इनकार कर दिया। नाइयों, धोबी, जो चर्मकारों ने महाजनों की किसी प्रकार की सेवा करने से इनकार कर दिया। किसानों का यह सामाजिक बहिष्कार शीघ्र ही पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा के गांव में फैल गया, लेकिन यह सामाजिक बहिष्कार जल्दी ही कृषि दंगों में बदल गया। इसके फलस्वरूप किसानों ने महाजनों और सूदखोरों के घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए। उनके ऋण संबंधी कागजात और करारनामे लूट लिए गए। सार्वजनिक तौर पर उनको आग लगा दी गई। सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति दमनकारी नीतियां अपनाई तथा आंदोलन को कुचल दिया गया। 1879 ईस्वी में दक्कन कृषि राहत अधिनियम बनने से आंदोलन पूर्णतया समाप्त हो गया। इस आंदोलन के समय भी महाराष्ट्र के आधुनिक विचारों से प्रभावित बुद्धिजीवी वर्ग ने सराहनीय भूमिका निभाई और तर्कपूर्ण ढंग से किसानों की मांगों को सरकार के सामने उठाया। ठीक, तो ये आपने देख लिया दक्कन विद्रोह। आप आ जाइए एका आंदोलन, जो 1921 से 22 के बीच में हुआ है। आइए इसे आप देखिए, एका आंदोलन क्या है। तो भाई, जो एका आंदोलन है दोस्तों, 1921 से 1922 ईस्वी को अवध के किसानों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबांकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। इस आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे, मदारी पासी और सहरेब थे। ये दोनों किसान थे और निम्न जाति के थे। वस्तुतः यह आंदोलन पासी और यादवों द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन के नेताओं ने घोषणा की कि किसान
उन खेतों को न छोड़ें जो गैर कानूनी रूप से उनसे छीने गए हों। वे केवल सुनिश्चित लगान दें तथा उनकी रसीद मांगें। इस आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से खेत छीनना था। पुलिस ने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन किया। एका आंदोलन पहले के किसान सभा आंदोलन से अलग था, जहां किसान आंदोलन में मूलतः काश्तकार सम्मिलित थे, जमींदार नहीं। वह एक आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल थे जो बढ़े हुए लगान के बोझ से परेशान और सरकार से नाराज थे। अवध में होम रूल लीग के कुछ सदस्य जैसे गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी काफी सक्रिय रहे इस आंदोलन में। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। कब हुआ है? 1918 में। किसान सभा के गठन से पहले भी इंद्र नारायण द्विवेदी ने किसानों की दयनीय दशा पर विचार करने के लिए सरकार को याचिका दी थी। किसान सभा के गठन के बाद किसानों में जागरूकता आई। फलस्वरूप दिसंबर 1918 ईस्वी में दिल्ली में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1920 में अवध के किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र के रूप में एक व्यक्तित्व का उदय हुआ। भूस्वामियों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो ये आपने देख लिया दोस्तों, जो है और भी है, आप समझ लीजिए, 2 लाइन और है। इसी मतभेद के चलते 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन हुआ। गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र देव पांडे, केदारनाथ ने इस संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1921 ईस्वी के अंत तक तथा 1922 ईस्वी के प्रारंभ में किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच, सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। ठीक है, तो ये हो गई, आपने एका आंदोलन के बारे में जाना। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखिए मोपला विद्रोह के बारे में, है ना। मोपला विद्रोह दोस्तों 2 बार हुआ है। एक हुआ है 1836 ईस्वी में, दूसरा हुआ है 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो इन दोनों को आप देखिए, इन विद्रोहों को। आइए मोपला विद्रोह को आप लोग समझिए। देखिए, पूर्वी बंगाल के ही समान मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार में मोपला का विद्रोह हुआ। मालाबार मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था। ये मुसलमान मोपला के नाम से जाने जाते थे। मोपला ज़्यादातर कृषक मजदूर, चाय कॉफ़ी बागानों में काम करने वाले थे। अशिक्षित होने के कारण उनमें धार्मिक उन्माद अधिक था। मोपला विदेशी शासन, हिंदू जमींदारों और साहूकारों दोनों से त्रस्त थे। मोपला के किसानों का आंदोलन पाबना के किसान आंदोलन जैसे शांतिपूर्ण नहीं था, बल्कि यह हिंसात्मक था। प्रथम मोपला विद्रोह 1836 ईस्वी में हुआ था, है ना। कब हुआ था पहला? 1836 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। जबकि दूसरा मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये देखिए 1921 ईस्वी में हुआ था। 1852 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने मोपलाओं के एक नेता सैयद जल पुक्कोया थंगल को भारत से निर्वासित कर दिया। मोपला अत्याचार कानून बनाया गया। खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया था।
अली मुसलियार के बाद मोपला विद्रोह का नेतृत्व वेरियन कुननाथ कुन अहमद हाजी ने किया। ये विद्रोह के बड़े नेता थे। ठीक है। और इस मोपला विद्रोह को आगे चल के अंग्रेजों ने कुचल दिया, अंत कर दिया। ठीक है। अब आ जाइए फड़के विद्रोह 1879 ईस्वी। ठीक, इसे आप देखिए। महाराष्ट्र में 1879 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के ने 50 किसानों को संगठित किया। उनका उद्देश्य डाका डालकर धन एकत्र करना और संचार व्यवस्था बंद करना। फड़के को 1877 ईस्वी में पड़े भयंकर अकाल तथा रानाडे के धन के बहिर्गम पर किए गए व्याख्यान ने प्रभावित किया था। फड़के ने हिंदू राज की स्थापना का नारा दिया। 1880 में फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। कालांतर में दौलता रामोशी ने इसका नेतृत्व किया था। आगे चलकर दौलता रामोशी ने इस जो आंदोलन था, फड़के विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला देखिए आप दोस्तों, ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी। इस आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में बिहार में हुई थी। यह आंदोलन ऊंची लगान की दर तथा चौकीदार कर के विरुद्ध किया गया था। ठीक है। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिसे कभी बिरसा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरु छिड़ी भगत इस आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है। अब आ जाइए, अगला जो आंदोलन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है तेभागा आंदोलन। ठीक है। तेभागा आंदोलन को आप देखिए। तेभागा आंदोलन दोस्तों बंगाल के सबसे प्रमुख कृषक आंदोलनों में से एक है। किसानों का प्रमुख आंदोलनों में से एक है तेभागा आंदोलन। 1940 ईस्वी के लगान आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस आंदोलन में मांग की गई कि फसल का 2/3 हिस्सा किसानों को दिया जाए। यह आंदोलन बटाईदारों द्वारा जोतदार के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन में सबसे मुख्य भूमिका बंगाल किसान सभा की थी। इस सभा के नेतृत्व में सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया तथा तिभागा चाहिए, यानी हमें 2/3 भाग चाहिए, और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। शीघ्र ही तिभागा आंदोलन जलपाईगुड़ी, मिदनापुर और रंगपुर जिलों में भी फैल गया। इस आंदोलन में सभी स्थानों पर बटाईदारों ने एक जैसी पद्धति अपनाई। वे लाठी लेकर प्रदर्शन करते थे तथा नारे लगाते थे और उपज को जोतदार के घर ले जाने के बजाय घर ले जाते थे। किसानों ने आंदोलनकारी किसानों को भरपूर समर्थन दिया, है ना। जो आंदोलनकारी किसान थे उनको जो और भी किसान थे वो भरपूर समर्थन किए हैं, सपोर्ट किए हैं। और देखिए, बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों मुजफ्फर अहमद, सुनील सेन और मोनी सिंह ने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में कई स्थानों पर महिलाओं ने न केवल सक्रियता से भाग लिया अपितु कुछ ने तो आंदोलन का नेतृत्व भी किया। काकद्वीप में इन्होंने आंदोलनकारियों के साथ मिलकर सभाओं और प्रदर्शनों में भाग लिया। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में चलाए गए इस आंदोलन के मुख्य केंद्र थे संदेशखाली, हरोआ, काकद्वीप, भंगर, सोनारपुर, कासनौग, 24 परगना जिले का सुंदरवन क्षेत्र। इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में भी जोरदार ढंग से आंदोलन चलाया गया।
इन स्थानों में किसानों ने तिभागा का नारा बुलंद करते हुए जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया। आंदोलनकारियों की पुलिस के साथ कई स्थानों पर हिंसक झड़पें भी हुई। स्वाधीनता के पश्चात भी यह आंदोलन उस समय तक जारी रहा जब तक 1949 में बर्कदार अधिनियम नहीं बन गया। ठीक, आप समझ गए तेभागा आंदोलन को। अब आइए तेलंगाना आंदोलन, इसे आप समझें। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध था, जिसने 3000 गांवों तथा 30 लाख लोगों को प्रभावित किया। तेलंगाना क्षेत्र में स्थानीय देशमुखों ने पटेल तथा पटवारियों की मिली भगत से अधिकांश उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया तथा अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में पर्याप्त वृद्धि कर ली। इन देशमुखों को स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ ही निजाम की सरकार भी संरक्षण प्राप्त था। निजाम की सरकार का भी संरक्षण प्राप्त था। इन देशमुखों ने किसानों तथा खेतीहर मजदूरों का भरपूर शोषण किया तथा इस क्षेत्र में अत्याचारों की एक बाढ़ सी आ गई। सामंती दमन तथा जबरन वसूली स्थानीय किसानों के भाग्य की नियति बन गए। अपने प्रति किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर किसानों और खेतीहर मजदूरों ने शोषकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। कुछ समय बाद स्थानीय कम्युनिस्ट, मझोले कृषक और कांग्रेस संगठन भी इस अभियान में शामिल हो गए। इस आंदोलन में विद्रोहियों ने शोषकों के विरुद्ध गुरिल्ला आक्रमण की नीति अपनाई। युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट नेता वाले गुरिल्ला छापामारों ने आंध्र महासभा के सहयोग से पूरे तेलंगाना क्षेत्र में गांव में अपनी अच्छी पैठ बना ली। विद्रोह की शुरुआत जुलाई 1946 में तब हुई जब नालगोंडा के जंगांव तालुका में एक देशमुख की गांव के उपद्रवी उग्रवादियों ने हत्या कर दी। ठीक है, तो शुरुआत कब हुई है दोस्तों? 1946 में इसकी शुरुआत हो गई। शीघ्र ही विद्रोह वारंगल और कंपम में भी फैल गया। किसानों ने संगम के रूप में संगठित होकर देशमुखों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। इन्होंने हथियारों के रूप में लाठियों, पत्थर के टुकड़ों, मिर्च के पाउडर का उपयोग किया, किंतु सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति कठोरता, निर्दयतापूर्वक रुख अपनाया। अगस्त 1947 से सितंबर 1948 के मध्य आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पे था। हैदराबाद विलय के संदर्भ में भारतीय सेना ने जब हैदराबाद को विजित कर लिया तो यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। तेलंगाना आंदोलन की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जो इस प्रकार हैं। गुरिल्ला छापामारों ने गांवों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और बेगार प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई। खेतीहर किसानों की मजदूरियां बढ़ा दी गई। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन किसानों को वापस लौटा दी गई। लगान की दरों को तय करने तथा भूमि के पुनः वितरण हेतु अनेक कदम उठाए गए। और देखिए, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए। हैजे पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए। महिलाओं की दशा में उल्लेखनीय सुधार आया। भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत में अर्धसामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। आंदोलन ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की भूमिका तैयार की। ठीक, और आ जाइए अब अगला जो है बिजौलिया आंदोलन, इसे आप लोग देखिए। बिजौलिया आंदोलन
मेवाड़ के बिजौलिया के जागीरदार किसानों ने 84 प्रकार के लगान वसूल करते थे, है ना। तो जो मेवाड़ के बिजौलिया जागीरदार थे वो किसानों से कितने प्रकार का, 84 प्रकार का, 84 प्रकार का लगान वसूल करते थे किसानों से। कौन? जागीरदार। ठीक है। इसके अतिरिक्त किसानों को अपनी लड़की की ब्याह पर 5 रुपए इन्हें देने पड़ते थे। अब शादी भी होती थी तो 5 रुपए देने पड़ते थे। 1913 ईस्वी में सारे बिजौलिया क्षेत्र के किसानों ने लगान नहीं अदा किया और न ही भूमि पर खेती की। इस आंदोलन के प्रारंभिक नेता चारण और ब्रह्मदेव थे। इन्हें बिजौलिया से निर्वासित कर दिया गया। बाद में बेगार से मना करने पर इनके नेता नारायण बटले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब यहाँ पर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। यह सत्याग्रह भूप सिंह ने चलाया। भूप सिंह को रासबिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल ने राजस्थान में क्रांतिकारी कार्यों के लिए भेजा था। भूण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल से भाग करके विजय सिंह पथिक के नाम से ये बिजौलिया गए, वहाँ का आंदोलन तेज किया। वहाँ के राजा पर दबाव बढ़ा और एक जांच आयोग की नियुक्ति की। 1922 ईस्वी को भारत सरकार का एक प्रतिनिधि हालैंड बिजौलिया पहुंच गया। हालैंड की मध्यस्थता से किसानों के साथ समझौता हुआ। अब इसमें से 35 करों को हटा दिया गया। बाद में मणिकलाल वर्मा ने जमनालाल बजाज से मिलकर उन्हें आंदोलन का नेता बना दिया। अंततः 1941 ईस्वी को काफ़ी संघर्ष के बाद किसानों को उनकी भूमि वापस मिली थी। ठीक। अब दोस्तों आ जाइए अगला। आप देखिए चंपारण का नील सत्याग्रह 1917। ठीक, इसके बारे में आप जानिए। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह है कौन? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह है। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम आंदोलन चंपारण बिहार के किसानों की दयनीय दशा में विरोध में उभरा। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। महात्मा गांधी ने सबसे सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में उस कानून के विरुद्ध किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। और इसके विरोध में 11 सितंबर 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में एक विशाल सभा हुई जिसमें एक स्वर से कानून को न मानने का निर्णय लिया गया। चंपारण बिहार का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिक जिस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से नील की खेती करवाते थे उसे 3 कठिया प्रणाली कहते थे। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में जर्मनी में कृत्रिम रासायनिक नील के आविष्कार के फलस्वरूप प्राकृतिक नील की मांग बाजार में कम हो गई। इसके चलते चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। अंत में सरकार ने विवश होकर किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए चंपारण एग्रीयन कमेटी का गठन किया जिसमें महात्मा गांधी स्वयं एक सदस्य थे। इस कमेटी के सलाहकार पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया तथा किसानों को उनसे अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह की कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो अब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह भी क्वेश्चन बन सकता है।
है ना। और महात्मा गांधी की उपाधि दी। चंपारण में महात्मा गांधी के सहयोगी में ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख व जेबी कृपलानी प्रमुख थे। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हुआ आपका चंपारण। अब आ जाइए खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी। अगर आपको कोई भी जो आंदोलन है या जो विद्रोह है अगर नहीं समझ में आएगा और डीप में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि ये इतना जो पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ इतना पर्याप्त रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई भी आंदोलन आपको नहीं समझ में आया या आप उसको और डीप में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगला जो आपका है बारदोली सत्याग्रह। इसको आप देखें। गुजरात का बारदोली सत्याग्रह पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे संगठित, व्यापक और सफल किसान आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, कालीप राज यानी काले लोग बारदोली तालुका की एक जनजाति थी जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। इस क्षेत्र में इसकी जनसंख्या 60% थी। हादी पद्धति बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत उन्हें उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता था। कुंवर जी मेहता और केशव जी गणेश जी ने कालीपराज समुदाय को शिक्षित करने के उद्देश्य से कालीपराज साहित्य का सृजन किया। हादी पद्धति के विरुद्ध आवाज उठाई। 1927 ईस्वी में आयोजित कालीपराज सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने कालीपराज का नाम बदलकर रानी पराज जंगल के वासी रखा। महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ बारदोली में कालीपराजों को अहिंसक, निश्चल और कानून मानने वाला कहा है। बारदोली सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। वल्लभ भाई पटेल ने 4 फरवरी 1928 ईस्वी को बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला। स्वतंत्रता के बाद वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कौन कौन थे? बम्बई की पारसी महिला मिठूबेन पेटिट, भक्तिबा मनीबेन पटेल, शारदाबेन शाह तथा सरदा मेहता, ये महिलाएं प्रमुख थीं। बारदोली सत्याग्रह के दौरान यहाँ की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और ये हो गया आपका बारदोली सत्याग्रह। वैसे तो देखिए अब एक एक आंदोलन को अगर आप डीप में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। थोड़ी मैंने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और लगता है आपको कि यार ये समझ में नहीं आया है और डीप में आप जाना चाहते हैं तो आप बताइएगा कि कौन सा आंदोलन आपको डीप में जानकारी आपको चाहिए, है ना। तो अगर ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो मैं बना दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाइए अगला, भूदान आंदोलन। ये क्या है भाई, इसे भी आप समझिए। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे, जो आचार्य विनोबा भावे थे, उनके द्वारा 1951 में चालू किया गया। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संगठन था। इसका उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को आचार्य विनोबा भावे को भूमि का प्रथम दान मिला था। उन्हें यह भूमि तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली
गांव में मिली थी। 1955 ईस्वी में आंदोलन का नया रूप, जिसे ग्राम दान के रूप में पहचाना गया, इसका अर्थ था सारी भूमि गोपाल की। इसकी शुरुआत उड़ीसा से हुई थी। ठीक है, तो जो आचार्य विनोबा भावे थे, इन्होंने काफ़ी प्रयास किए कि भाई जो जैसे स्वतंत्रता के बाद क्या थी कि ज़मीनें बहुत असमान थी ना, जैसे बहुत लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, है ना भाई, आवश्यकता से बहुत ज़्यादा ज़मीन उनके पास थी। तो आचार्य विनोबा भावे की नेतृत्व में ये भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया कि भाई आप जो है वो दान करिए, अपना कम से कम छठवां हिस्सा ज़मीन का आप लोग दान करिए किसानों को, जो जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है ना। तो इस तरह ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए अब आ जाइए, अगला आंदोलन वर्ली आंदोलन 1945 में हुआ। इसको आप समझिए, पश्चिमी भारत में बंबई के निकट रहने वाले आदिम जाति के वर्ली लोग जंगल के ठेकेदारों, साहूकारों, धनी कृषकों, भूमिपतियों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। किसान सभा की सहायता से मई 1945 ईस्वी में इन्होंने आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। बाद में लोग साम्यवादी दल के प्रभाव में आ गए थे। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ली आंदोलन। सरदार आंदोलन 1858 से 1895 ईस्वी तक। अब भाई सरदार आंदोलन को आप देखिए, छोटा नागपुर में 1857 ईस्वी के बाद सरदार आंदोलन बड़े पैमाने पर हुआ। इसमें मुंडा, उरांव और ईसाइयों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सरदार शब्द का सामान्य अर्थ नेता होता है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान सरदार उन सभी को कहा गया जिन लोगों ने आदिवासियों के परंपरागत जमीन संबंधी अधिकारों को वापस दिलाने का प्रयास किया। यह आंदोलन कई चरणों में 1858 से लेकर 1895 ईस्वी तक चला। ठीक है, अब आ जाइए, अगला आंदोलन है कूका आंदोलन। इसे आप देखिए, खेती से संबंधी समस्याओं के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए इस संगठन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। 1872 ईस्वी में इनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। कालांतर में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये है आपका कूका आंदोलन। ठीक है, अब आ जाइए वारसाढ़ आंदोलन। ये कब, समय इसका क्या है, 1923 से 1924 तक। ठीक है, कूका आंदोलन कब हुआ है, 1872। तो अब आप देखिए वारसाढ़ आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल के वारसाढ़ सत्याग्रह को हार्डिमन ने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा है। सितंबर 1923 ईस्वी में वरसाढ़ के प्रत्येक वयस्क पर 2 रुपया 7 आने का कर लगाया गया। कहा गया कि यह कर इसलिए लगाया गया था कि डकैतियों की लहर दबाने के लिए पुलिस की व्यवस्था की जा सके। दिसंबर तक आंदोलन ने ऐसा रूप धारण कर लिया कि सभी 104 प्रभावित गांवों को नए कर की अदायगी करने का निर्णय लिया, है ना। तो जो नए कर का क्या किया, इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग नहीं देंगे। अंत में 7 फरवरी 1924 ईस्वी को सरकार ने इस कर को रद्द कर दिया। ये हो गया आपका वारसाढ़ आंदोलन। अब आ जाइए भारतीय श्रमिक वर्ग के जो आंदोलन है ना, उसको आप लोग देखिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध था,
के प्रारंभ में भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की नींव पड़ी। 1853 के पश्चात भारतीय संचार साधनों में मशीनों का प्रयोग होने लगा। रेल लाइनों के बिछाने तथा इंजन के लिए कोयला निकालने में हजारों श्रमिकों को रोजगार मिला। यह भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रारंभिक काल था। इन परिस्थितियों में रेलवे उद्योग से संबद्ध अन्य आयोगों का विकास भी आवश्यक था। कोयला उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ तथा उसने हजारों श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इसके बाद कपास और जूट उद्योग का विकास हुआ। इंग्लैंड तथा शेष संसार में औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक चरण में श्रमिक वर्ग को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, भारतीय श्रमिक वर्ग ने भी भारत में उसी प्रकार के शोषण और कठिनाइयों का सामना किया। इन कठिनाइयों में कम मजदूरी, कार्य के लंबे घंटे, कारखानों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव आदि प्रमुख था। भारत में औपनिवेशिक शासन की उपस्थिति ने भारतीय श्रमिक आंदोलन को एक नई विशेषता प्रदान की। भारतीय श्रमिक वर्ग को दो परस्पर विरोधी तत्वों, उपनिवेशवादी राजनीतिक शासन तथा विदेशी और भारतीय पूंजीपतियों को शोषण का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के कारण भारतीय श्रमिक आंदोलन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक हिस्सा बन गया। अगला, अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु प्रारंभिक कौन से प्रयास हैं उसे आप लोग देखिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादी विशेषकर उदारवादी थे। भारतीय श्रमिकों की मांगों के प्रति उदासीन थे। ब्रिटिश स्वामित्व वाले कारखानों के कार्यरत श्रमिकों एवं भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को अलग अलग मानते थे। इनका मत था कि श्रमिक विधानों के निर्माण में भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। वर्गीय आधार पर आंदोलन में विभाजन के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, इसलिए जो उक्त कारणों से 1881 से 1891 के कारखाना अधिनियमों का इन्होंने समर्थन नहीं किया। इस प्रकार श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए किए गए प्रारंभिक प्रयत्न आत्म केंद्रित थी तथा इसकी प्रकृति पृथक, व्यक्ति विशिष्ट और स्थानीय समस्याओं की थी। 1870, ध्यान दीजिए, 1870 ईस्वी में शशि पदा बनर्जी ने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की तथा भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1878 ईस्वी में सोराबजी सपूर्ति जी बंगाली ने श्रमिकों को कार्य बेहतर दशाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे बाद में बंबई विधान परिषद ने पारित कर दिया। 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने देश बंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया तथा बंबई मिल और मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। 1899 ईस्वी में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की प्रथम हड़ताल आयोजित की। इस हड़ताल को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। तिलक ने अपने समाचार पत्रों मराठा और केसरी के द्वारा हड़ताल का भरपूर समर्थन किया। इस समय देश में कई प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं यथा बिपिन चंद्र पाल और जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भारतीय श्रमिकों की दशा में सुधार करने तथा उनके लिए नियम कानून बनाए जाने की मांग की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान श्रमिकों ने विस्तृत राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाई। अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार राय चौधरी,
प्रेमतोष बोस, अपूर्व कुमार घोष ने अनेक हड़तालों का आयोजन किया। इनकी हड़तालों के क्षेत्र थे सरकारी मुद्रालय, रेलवे एवं जूट उद्योग। इस समय श्रमिक और व्यापार संघों की स्थापना के प्रयत्न भी किए गए, किंतु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। सुब्रमण्यम अय्यर और चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में हड़तालों का आयोजन किया। बाद में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन सबसे बड़ी हड़ताल का आयोजन उस समय किया गया जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। क्लियर? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके आगे, प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में और उसकी समाप्ति के बाद दोनों समयावधि में वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा निर्यात बढ़ा, जिससे उद्योगपतियों ने अभूतपूर्व लाभ कमाया, किंतु श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम ही रही। इसी बीच भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार व्यापक हुआ तथा उन्होंने श्रमिकों और किसानों को अपने आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। इस समय श्रमिकों को व्यापार संघों में संगठित किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं यथा सुयज संघ की स्थापना, कोमिंटर्न की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या ILO है ना की स्थापना जैसी घटनाओं से भारतीय श्रमिक वर्ग में एक नई चेतना का प्रसार हुआ। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। एटक की स्थापना, एटक AITUC है ना, एटक, ध्यान दीजिएगा, एटक। तो 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना की गई। कब की गई? 1920 में, ठीक, 1920 ईस्वी में। अब 1920 उसी वर्ष 1920 के वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष तथा दीवान चमन लाल इसके प्रथम महासचिव चुने गए। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। इसके अनुसार साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। ठीक। प्रख्यात कांग्रेसी और स्वराज्यवादी नेता CR दास ने एटक के तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर एटक की स्थापना का स्वागत किया गया तथा इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा श्रमिकों और किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाना चाहिए तथा इसे इनकी श्रमिकों और किसानों की मांगों का समर्थन करना चाहिए। यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो ये दोनों ही वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से पृथक हो जाएंगे। अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं यथा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रयूज, JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, VV गिरी और सरोजनी नायडू ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में एटक ब्रिटेन के श्रमिक दल के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। इस पर अहिंसा, प्रन्यासवाद यानी वही ट्रस्टीशिप और वर्ग सहयोग जैसे गांधीवादी दर्शन के सिद्धांतों
पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया तथा उनके साथ मिलकर श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% वृद्धि करने के लिए चलाए गए आंदोलन को समर्थन दिया। अंततः आंदोलन सफल रहा। श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, अब देखिए ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। इस अधिनियम द्वारा व्यापार संघों को वैध संगठनों के रूप में मान्यता दी गई। व्यापार संघों की गतिविधियों के पंजीकरण और नियम संबंधी कानूनों की व्याख्या की गई। व्यापार संघों की गतिविधियों को नागरिक और आपराधिक गतिविधियों की परिधि से बाहर माना गया, किंतु उसकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कुछ सीमाएं भी तय कर दी गई। ठीक, अब देखिए 1920 के बाद क्या हो रहा है। इस अवधि के पश्चात साम्यवादी आंदोलन के उत्पादन के फलस्वरूप व्यापार संघ आंदोलन में कुछ क्रांतिकारी और सैनिक भावना आ गई। 1928 में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बंबई टेक्सटाइल मिल में 6 माह लंबी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस पूरे वर्ष में औद्योगिक जगत में अभूतपूर्व उथल पुथल की स्थिति रही। इस अवधि में विभिन्न साम्यवादी दलों में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी परिलक्षित हुई। इस काल के साम्यवादी नेताओं में S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, P.C. जोशी और सोहन सिंह जोशी इत्यादि प्रमुख थे। उग्रवादी प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में व्यापार संघ आंदोलनों की बढ़ती क्रियाशीलता के कारण सरकार चिंतित हो गई तथा उसने आंदोलन पर रोक लगाने के लिए वैधानिक कानूनों का सहारा लेने का प्रयास किया। इस संबंध में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 तथा नागरिक सुरक्षा अध्यादेश 1929 बनाए। श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 द्वारा श्रमिक विवादों का समाधान हेतु जांच एवं परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। रेलवे, डाक, पानी, विद्युत संभरण जैसे सार्वजनिक सेवाओं में उस समय तक हड़ताल नहीं की जाती थी जब तक प्रत्येक श्रमिक लिखित रूप से 1 मास की पूर्व सूचना प्रशासन को न दे। ठीक, अब आ जाइए अगला, मेरठ षड्यंत्र केस। ये कब हुआ है? 1929 में हुआ है मेरठ षड्यंत्र केस। अब ये क्या है, कैसा केस है भाई, आइए इसे आप समझें। मार्च 1929 ईस्वी में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया और मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चला गया। इन पर आरोप लगाया गया कि सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, जोगलेकर, फिलिप स्प्राट, बेन ब्रेडली, शौकत उस्मानी तथा अन्य सम्मिलित थे। इस मुकदमे को पूरे संसार में समर्थन मिला। बहुत से श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रमिकों ने सक्रियता से भाग लिया, किंतु 1931 के बाद इसमें कुछ कमी आ गई। इसका प्रमुख कारण था 1931 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन था। इस वर्ष दक्षिणपंथी मध्यमार्गियों, इसमें नेता AM जोशी, V.V. गिरी, मृणाल क्रांति बोस थे, ने एटक के से अलग होकर भारतीय ट्रेड यूनियन संघ नामक एक नया संगठन बना लिया। अब श्रमिक वामपंथी दल में साम्यवादी, कांग्रेसी समाजवादियों एवं वामपंथी राष्ट्रवादियों जैसे नेहरू और बोस जैसे नेताओं का गठबंधन था। अब आ जाइए कांग्रेसी सरकारों के समय। 1937 के प्रांतीय चुनाव में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया। बाद में विभिन्न प्रांतों में गठित कांग्रेसी सरकारों ने व्यापार संघ गतिविधियों को अपना समर्थन दिया।
सामान्यतया श्रमिकों की मांगों के प्रति कांग्रेसी सरकारों का रवैया सहानुभूतिपूर्ण था। इस दौरान अनेक श्रमिक समर्थक विधान बनाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद प्रारंभ में श्रमिक संघों और नेताओं ने युद्ध का विरोध किया, किंतु 1941 ईस्वी में रूस के मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो जाने के बाद उनका रुख बदल गया तथा साम्यवादियों ने इसे लोगों का युद्ध कहकर इसका समर्थन प्रारंभ कर दिया। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी स्वयं को अलग कर लिया और शांतिपूर्ण औद्योगिक नीति की वकालत प्रारंभ कर दी। 1947 की अवधि में श्रमिकों ने युद्धोपरांत हुए राष्ट्रीय विप्लवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1945 में बम्बई और कलकत्ता के बंदरगाह मजदूरों ने इंडोनेशिया में भेजे जाने वाले रसद को जहाज़ों पर लादने से इनकार कर दिया। 1946 में शाही सेना में विद्रोह होने पर मजदूरों ने इनके समर्थन में हड़तालें की। उपनिवेशी शासन के अंतिम वर्ष भी मजदूरों ने पोस्ट, रेलवे और अन्य प्रतिष्ठानों में आयोजित हड़तालों की भागीदारी निभाई। अब आ जाइए स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक विचारधारा के आधार पर श्रमिक आंदोलनों का ध्रुवीकरण हो गया। ठीक है, तो ये सोर्स दोस्तों मैंने लिए हैं, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, स्पेक्ट्रम है, वहाँ से मैंने आपके लिए सोर्स लिए हैं, जो आपको जानकारी दे रहा हूँ। इंटरनेट का से मैंने सोर्स उठाए हैं। इन सब सोर्सों से इकट्ठा हुई जानकारी के द्वारा मैं आपका ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका जो भारतीय श्रमिक वर्ग के आंदोलन थे, है ना। और अगला आपने देखा कि जो किसानों के आंदोलन हुए 1857 के बाद के। ठीक है, ये देखिए 1857 के बाद जो किसानों ने आंदोलन किया था या जो विद्रोह किया था, तो वो आपने इस वीडियो में देखा। ठीक है, तो भाई कैसा लगा यार ये वीडियो, और आप क्या चाहते हैं, आपको इस तरह बताने में आपके लिए कारगर हो रहा है, आपके काम में आ रही है चीज़ें या नहीं आ रहे हैं, आप बताइएगा। ये मेथड सही है या नहीं तो मैं दूसरा मेथड से आपको पढ़ाऊँ, या आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा यार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना। और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।